श्री रविशंकर आध्यात्मिक दुनिया के वो स्तंभ जिन्होंने दुनिया को सिखाया आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की कला। श्री श्री रविशंकर ने मेडिटेशन के जिस नए स्वरूप सुदर्शन क्रिया को दुनिया के सामने पेश किया, उसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। इस क्रांति की झलक हाल ही में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिखाई दी, जहां आर्ट ऑफ लिविंग ने मनाई अपनी स्थापना की 30वीं सालगिरह। श्री श्री रविशंकर का जन्म तमिलनाडु में 13 मई 1956 को हुआ। आदि शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके पिता वेंकट रत्नम ने उनका नाम शंकर रखा। बचपन से ही शंकर का रुझान आध्यात्म की तरफ था। 4 साल की उम्र में ही वो भगवत गीता का पाठ करने लगे। महर्षि योगी से इन्होंने भावातीत ज्ञान सीखा और 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग नाम से एक संस्था की स्थापना की। सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दों के साथ साथ श्री श्री रविशंकर राजनैतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। माओवाद और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के खत्म करने के तरीके को लेकर उनकी अपनी एक अलग ही राय है। हाल ही में श्री श्री रविशंकर के कहने पर ही योग गुरु रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अनशन तोड़ा था। सुदर्शन क्रिया से पूरी दुनिया में क्रांति लाने वाले श्री श्री रविशंकर आज न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के सुलगते सवालों से होंगे आमने सामने। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है श्री श्री रविशंकर जी। इनकी संस्था द आर्ट ऑफ लिविंग का 30 साल पूरा हो चुका है। तो कैसा रहा गुरुजी आपका ये 3 दशकों का सफर? ऐसे बीत गया, पता नहीं कैसे बीत गया। इतना समय हो गया और इतने देशों में फैला हुआ है, बहुत तृप्ति कर रहा है। किस तरीके की तृप्ति है आपकी? ये स्पिरिचुअल जर्नी की तृप्ति? हाँ। और एज अ ह्यूमन बीइंग की तृप्ति? देखिए, ह्यूमन बीइंग तो स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, जानवर तो नहीं करते स्पिरिचुअल जर्नी। और लोग स्पिरिचुअल जर्नी करते इसीलिए तृप्ति की तलाश में। तो क्या ये कह सकते हैं कि श्री श्री की जो तलाश थी वो पूरी हो गई? कब का? किस तरीके से? अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी जर्नी तो अभी भी जारी है। नहीं, मैं अपने में टिका हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ, प्रसन्न। अगर आज श्री श्री की जर्नी यहीं पे खत्म हो जाए तो क्या आप यू विल गो एज अ कंप्लीट सैटिस्फाइड मैन? एब्सोल्युटली। मन मरे तो जग जीते। तो मन तो मर गया, शरीर मरने से पहले मन मर जाए तो पूरा हो जाता अपना जर्नी। और जग जीत लिया? और क्या, जीतना कोई लड़ अपने जीवन में, औरों के जीवन में तो सब अब जीत ही लिया। देखिए, जो मुझे सही लगता है मैं उस काम पे लग जाता हूँ और मुझे उसमें सफलता मिलता ही है। अब तक तो ऐसा हुआ है। या अब गुर्जर का एजिटेशन देखिए, या कोई जाट का एजिटेशन रहा है, किसी और तरह की समस्याएं रही देश के सामने। अमरनाथ की जो बहुत बड़ी समस्या रही 2 साल पहले, तो उन सभी जगहों पर हम पहुंच ही गए। जहां तक पहुंच जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो अपने जो कर सकते हैं वो हो जाता है, अपने आप सहजता से हो जाता है। लेकिन जब गुरुजी जाते हैं, जब श्री श्री रविशंकर जाते हैं उस मसले के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर, तो एक अलग तरीके की छाप लगती है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको उस मुद्दे को फिर से रिविजिट करना चाहिए, चाहे वो अमरनाथ श्राइन का मुद्दा हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे शांति का प्रयास होना चाहिए, या गुजरों का आंदोलन? हाँ, ये सब कर रहे हैं ना हम, तो लगातार ये सारी चीजें चलती रहती है। मगर हम ये नहीं सोचते वो काम पूरा हो जाए तब हम तृप्त होते हैं, ये नहीं। हम तृप्त होके काम करते रहते हैं और काम का कोई अंत नहीं है, वो तो चलता रहता है एक के बाद एक। लेकिन प्रकृति का नियम ही ऐसा है, एक जगह जुड़ा तो दूसरे जगह फट जाता है, फिर कहीं कुछ टूट जाता है, फिर वो
ये तो इसका नियम ऐसा था। इस तरीके की बातें आई कि जब आपने ये कहा कि आप रामदेव जी का अनशन तोड़ाने गए थे, तो या तो केंद्र सरकार के कहने पे गए थे या उत्तराखंड सरकार के कहने पे गए थे? किसके कहने पे गए सुनिए, थे? हम किसी के कहने पर जाने जैसे क्या हमको कोई बुद्धि नहीं है क्या? मैं अपनी तरह से गया। मुझे लगा कि बाबा जी इसे अनशन कर रहे हैं, न केवल ये, इनके साथ इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो इससे कुछ होना दोना तो नहीं है। लेकिन काला धन वापस आना, इस मुद्दे पे हम भी हैं, मगर हट से अनशन में बैठ गए इससे काला धन वापस आ जाए, ये नहीं होगा। पर मुद्दा अच्छा है, काला धन वापस लाना है और भ्रष्टाचार को एक इतिश्री देना है, अंत करना है। ये मुद्दा तो आजकल जनमानस में छा गया है। हर एक आदमी इसे भ्रष्टाचार से तंग है, त्रस्त है। जैसे कि तमाम लोग आ गए, एक सिविल सोसाइटी के का रूप आ गया जिसमें कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, एक रामदेव जी का आ गया। क्या श्री श्री रविशंकर का ऐसा नहीं आएगा कोई कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम पहले इनॉग्रेशन तो हम ही ने किया था उधर, जिसमें अन्ना हजारे, किरण बेदी सब लोग थे। नवंबर में हम लोगों ने शुरू किया था। नहीं, हटे तो नहीं हम, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखता और ये लगता है कि ये सारे लोग जो है ना, उन्होंने इस पूरे मसले को और मुद्दे को पूरी तरह से असॉर्ब कर लिया। देखिए, काम चलना चाहिए। हमारा चेहरा दिखने के लिए वहां हम जाके खड़े हो जाए, मेरा करके वो उसमें स्वामित्व करे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग पूरा परिवार उसमें साथ में जुड़े हैं। आपको लगता है कि गुरुजी की ये पीछे से अगर काम होता और मीडिया के ग्लेयर में नहीं होता तो शायद इसमें ज्यादा कुछ चीजें आगे बढ़ती? मीडिया का भी होना जरूरी है, मीडिया का अपना रोल है। मीडिया से तो लोगों को पता चला इतना घोटाला हो रहे हैं। मीडिया ने रोल प्ले नहीं करती इतनी बड़ी रोल और बढ़िया रोल, लोगों को पता कैसे चलेगा? इतने सारे घोटाले एक के बाद एक आने लगे हैं ना, तो मीडिया का अपना रोल है। और अन्ना जी के मूवमेंट में मीडिया ने बहुत सपोर्ट करी हम लोगों को। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए हम एक कदम उठाते हैं तो ये इश्यू सिर्फ भारत में सीमित नहीं रहता, ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। लेकिन इससे तो भारत में जिस तरीके से ये मुद्दा पूरा उठा है कि विदेशों में ये बात होने लगी है कि इंडिया इज द मोस्ट करप्ट स्टेट, तो आपको लगता नहीं कि इंडियन इमेज पे डेंट पड़ा है? जरूर डेंट पड़ा है। और यदि हम जाके उपवास में बैठते या कुछ और करते हैं तो इसमें और गड़बड़ होगा, और उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है मुझे। जब सरकार करने के लिए तैयार है, कर भी रही है, सुन रही है, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। हाँ, उसमें वाद विवाद चर्चा का विषय बनी रहता है, कुछ ना कुछ पीएम को उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब टेक्निकल डिटेल है। पर मैं ये समझता हूँ सरकार में भी लोग विलिंग है। हमारे प्रधानमंत्री बड़े ऑनेस्ट प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ उनको, वो भी चाहते होंगे जरूर। तो मैं यही समझता हूँ ये अपोलिटिकल रहे, ये जो मूवमेंट जो है ये किसी पक्ष का ना हो करके जनता का एक मूवमेंट सा बने, और जल्दी से जल्दी हम ये जो दब्बा हमारे देश पर लग गया मुझसे हम निकलें। बट गुरुजी, जिस तरीके से लोकपाल बिल के मसले पर आपने भी देखा होगा जो तनातनी चल रही है, या अन्ना हजारे का ये कहना कि मैं 16 अगस्त से फिर से अनशन पे बैठूंगा, आपको क्या लगता है कि अनशन के द्वारा क्या सही किया जा सकता है? अनशन ही करे और उससे तबीयत बिगड़ जाए जो हमारे देश के बहुत बुलंद आवाज है, जो नेता है, ये भी मैं नहीं चाहूंगा। देखिए, अन्ना हजारे आज एक ऑनेस्टी का प्रतीक है हमारे देश में। एक गांव से निकले और देश के लिए उन्होंने कितना लड़ाई लड़ी। मैं 30 साल से इनको जानता हूँ, ताकि हमारे इनका काफी पुराना संबंध रहा। महाराष्ट्र में ये काफी लड़ते रहे भ्रष्ट लोगों के साथ। तो ऐसे एक व्यक्ति जो एक रोल मॉडल है आज के हम युवक के लिए, इनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। तो आपको उनको अपील करना चाहिए कि वो जो है अनशन ना करें। वो तो मैं करता हूँ, उनको करते रहता हूँ। आपकी इधर उनसे बात हुई कि हाँ, आप अनशन ना करें? हाँ, करते रहते हैं हम, यही बात होती रहती है। आप अनशन न करिए, फिर आप आंदोलन जरूर करिए।
आंदोलन पर कोई रोक नहीं, मैं अनशन ना करें, ये मैं बार बार अपील करूंगा। धर्म गुरुओं को नजरअंदाजा करके कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, चल नहीं सकती, वो गलत होगा। अच्छा गुरुजी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर हुआ, बढ़ा, इस पर जिस तरीके से जो सिविल सोसाइटी हो या योग गुरुज हो या धर्म गुरुज हो, उन लोगों का सामने आना कितना लाजमी है, कितना सही है, खास करके धर्म गुरुओं का? देखिए, धर्म गुरु जनता से रोजाना संपर्क में रहते हैं, तो इसमें तो देखते हैं कितना भ्रष्टाचार से कितना लोग तंग आ चुके हैं। तब हम ये तो नहीं कह सकते अच्छा भ्रष्ट हो तुम सह लो, ईश्वर पर छोड़ दो, चुप बैठो, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन धर्म गुरु लोग जैसे पॉलिटिकल मसले पर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, धर्म गुरु को सीधा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं जाना चाहिए, मगर जहाँ सच्चाई वहाँ खड़े होकर बोलना चाहिए। और धर्म गुरुओं को नजरअंदाजा करके कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, चल नहीं सकती, वो गलत होगा, क्योंकि इनकी सलाह भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जनता की आवाज निकलेगी ना इधर। पर जैसे रामदेव कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना चाहिए और पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अलग अलग लोगों का सही मानते हैं? अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, उनका वो मत है, वो उनके लिए वो सही होगा। हम तो ये कहेंगे कि शासक और सुधारक अलग अलग होना चाहिए। मैं सुधारक में से अपने आप को रखूंगा, शासन जो करते हैं वो करें, मगर यदि वो गलत करेंगे तो हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है खड़े होके कहने आप गलत हैं। आपको लगता है कि कहीं यहीं पर रामदेव से गलती हो गई, ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इसीलिए उनका जो समाज में जो स्तर था उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगा है? देखिए, वो अभिरुचि है, किसी किसी का इस तरह की अभिरुचि, उनको अभिरुचि रही, इस तरह से समाज में एक परिवर्तन लाने का तीव्र मनोकामना ही रही उनको। मैं उस पर नहीं कुछ बोलूंगा, उनके लिए वो सही हो सकता है, मगर उदासीन होकर के बैठ जाएं धर्मगुरु। ये तो कुछ पॉलिटिशियन जो कहते हैं आप धर्मगुरु, आपका काम है सिर्फ धर्म को देखना, आप समाज के इस लफड़े में मत पड़ो, समाज के इस झंझट में मत पड़ो, ये बात भी सही नहीं है। पर आपको लगता है कि फाइनली अगर इस चीज को करना है तो धर्म गुरुओं को पॉलिटिक्स के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि शासन अगर सही नहीं होगा तो सुधारक कैसे अपनी चीजों को ठीक से कर पाएगा? शासक सुधारक नहीं बन पाता है, सुधारक शासक नहीं होना चाहिए, फिर सुधारण का काम रुक जाएगा, पर दोनों मिल के काम करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट कौन है? आम जनता से उठे हुए लोग, जिनको लोगों ने चुना। अब जिनको लोग चुनते हैं वो आदमी यदि ठीक होता है, धार्मिक होता है, उसका मानसिकता अच्छी होती है, प्रामाणिकता उसमें होती है, तो वो ढंग का गवर्नमेंट चलाए। तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? आम जनता में इस तरह का एक माहौल पैदा करना चाहिए। लेकिन कीचड़ में तो जाना ही पड़ेगा ना गुरुजी, कमल खिलाने के लिए कीचड़ में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीचड़ अपना चेहरे पे लगा लो, फिर कुछ नजर भी नहीं आएगा। कीचड़ में उतरे मगर फिर भी अपने में कीचड़ न लगे, इस तरह से अपना दाग न लगे अपने में, इस तरह से देखना है, यही कुशलता है और यही है हमारे भारत का अध्यात्म का महत्व है। रामदेव जी आपसे टच में हैं? अभी तो नहीं, मगर बात करेंगे हम। आपको लगता है कि उनका अनशन तोड़वा के आपका काम एक ऐसा नहीं है, सिरे इस पकड़ा? क्षेत्र में हम सब लोग काम करते हैं, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में, तो एक दूसरे का सलाह ले ले तो अच्छा होगा। बीच बीच में तो सलाह देंगे हम भी, यदि कुछ हो तो वो भी हमको बताएं, तो हम पूछेंगे तो हम सलाह देंगे। जो सलाह है वो हमसे कुछ पूछेंगे, हम जरूर बताएंगे। मगर देखिए, कोई व्यक्ति कुछ भूल चूक भी कुछ किया हुआ, मगर उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, वो आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति अच्छा काम करते फिर बीच में कोई गलत बोल देते,
तो उस जो 1% गलती को लेकर के 99% अच्छी बात को एकदम इग्नोर कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। किसी से कोई अपराध हो गया होगा, प्रज्ञापराध जिसको कहते हैं, या भूल चूक हो गई हो, तो उसको सुधार सकते हैं हमेशा। जी सिर्फ बाबाओं की बात ही नहीं है, राजनेताओं की बात नहीं, आम सब हर एक व्यक्ति की बात है। आपको नहीं लगता कि इसमें आपको फिर लीड लेना चाहिए था? नहीं, देखिए सबका काम करने का ढंग अलग अलग है, तो हम अपनी ढंग से काम कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं। हमने लोगों से ये कहा कि आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिज्ञा लो। जब देने वाला नहीं है रिश्वत, तो लेने वाला कैसे लेगा? हम भ्रष्टाचार देने से लोगों को पहला रोका। दूसरी बात, ऑफिसरों को कहा कि अपने टेबल पे पट्टी चिपकाओ, कि एक लेबल चिपकाओ कि हम रिश्वत नहीं लेते। और तीसरा, लोकपाल बिल, इसमें भी हम जो हमसे हो सकता है हम सहयोग करते रहते हैं। आपसे बात की सरकार ने लोकपाल बिल के मसले पर? नहीं, सरकार से मेरी कोई बात नहीं। जब मेरी आवश्यकता जहाँ पड़ती है, मैं वहाँ जरूर हस्तक्षेप करूंगा। और ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने आपसे फिर बात की? जब ये करप्शन का आपने जैसे बताया कि मुद्दा जब शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत आपने की थी, तो वापस आपसे उन्होंने बात नहीं की? नहीं, ऐसी बात नहीं, बात की है उन लोगों ने, लेकिन हम भी इतना ट्रैवल करते रहते ना, तो बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जहां तक हो सके डिफरेंसेस डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू हम डिफरेंसेस सब सॉल्व करें। उद्देश्य एक होना चाहिए, मेरा तेरा ये नहीं हो करके देश को आगे बढ़ाए, हमारे देश को इतना बुलंद करें, मजबूत करें। और देशों को देखें, हांगकांग में कैसे इन लोगों ने एंटी करप्शन लॉ लेके आए, स्विट्जरलैंड में कैसे लेके आए, और जगहों पर। तो हम इन सब एग्जाम्पल्स लेकर के हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का एक उद्देश्य हमारे सामने हो। पर जिस तरीके अक्सर क्या हो गया, पहले मैं, मेरे बाद मेरे पार्टी, और कुछ बचा कुचा हो तो फिर देश, इस तरह की हमारी कमिटमेंट हो गई। इसको रिवर्स करना चाहिए। सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्तिगत जो भी है विचार, वो होना चाहिए। इसको पूरी तरह से उलटना चाहिए। हाँ। लेकिन गुरुजी, जिस तरीके से तनातनी हो गई सरकार में और ये सिविल सोसाइटी के मेंबर्स में, आपको नहीं लगता कि आप जैसे इस तरीके व्यक्तित्व को बीच में आना चाहिए? देखिए, एक पुराना कहावत है संस्कृत, वादे वादे जायते तत्वबोधा। जब संघर्ष नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता है, तो उसमें कोई मक्खन नहीं उपजता, उसमें कोई सार नहीं उपजता। तो कोई अच्छी चीज उठना हो तो शुरू में ये सब थोड़ा बहुत होगा ही, वाद होगा, विवाद होगा, संवाद होगा, वो सब होकर के निखराएगा कुछ। श्री श्री से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। चोला बदलने से हर कोई आदमी एकदम प्रामाणिक है, ऐसे अंधविश्वास में चलना ये भी नहीं ठीक। अच्छा गुरुजी, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनका जो संसार जो बस रहा है वो बहुत मनीड है, तो इसको आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, जिस तरीके से लोग क्वेश्चन करने लगे हैं? हाँ ठीक। देखिए, अवैध ढंग से कहीं धन का संग्रह होता है, जरूर उस पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कोई आध्यात्मिक संस्था से चैरिटी हो, धार्मिक काम हो, और चैरिटी कोई लेके चैरिटी करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो चैरिटी जो है, इट्स पार्ट ऑफ एवरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू कांट डू चैरिटी आउट ऑफ एम्प्टी बॉल। जैसे अभी पुट्टपर्थी में जो आया कि उनके अपने निवास से इतना सारा सोना चांदी, इतने करोड़ रुपए निकले, इसे आप कैसे देखते हैं गुरुजी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जब बातें आती हैं तो लोगों के मन में वो शंकाएं आने लगती हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पर हम लोग यूज और मिसयूज तो नहीं हो जा रहे? जहां तक मैं जानता हूं, साईं बाबा ने किसी से ये नहीं बताया कि मेरे को सोना दो, पैसे दो, ये दो। भक्त लोग आके चढ़ाए होंगे वहां पर, और वो ट्रस्ट उसको कैसे मिसयूज करता है, यूज करता है, वो उस पर तो सोचने वाली बात है। मगर उन्होंने काम भी बहुत किया, इतने सारे हॉस्पिटल्स बनाए,
गांव-गांव में लोगों को मकान बना के दिए हैं, अच्छे काम भी तो किए हैं। लेकिन जिस तरीके से स्मारक बनाने की बातें होती हैं कि धर्म गुरुओं के स्मारक बनाए जाएं और वो ट्रस्ट चलता है, वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में फिर आ जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये दुनिया भर में सब जगह है, मगर मैं स्मारकों के पक्ष में नहीं हूँ, जबकि मैं चाहूंगा कि जनोपयोगी काम होना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरुजी, क्या हो रहा है कि लोगों को जिस तरीके से आस्था के नाम पर यूज किया जा रहा है और भोली भाली पब्लिक को, तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा है, ये धर्म गुरु लोग जो हैं ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, फिर टेलीविजन में आते हैं, फिर वहाँ कथा और कहानी कहते हैं और फिर लोगों से पैसे लेते हैं। मेरा एक सवाल है, अच्छा लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, मूवीज देखते हैं, प्रीमियम मूवीज में कितना पैसा लगा के जाके देख के आते हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, कोई नहीं पूछता। कोई संत समाज, कोई महाराज जी रामायण कथा कर रहे हैं, भागवत श्रीमद् भागवत का कुछ कथा बोल रहे हैं कि उन पर उंगली उठा के इन्होंने ऐसा कर दिया, कहना कहाँ तक ठीक है। कम से कम आध्यात्मिक प्रवचन सुनने से सेहत ठीक होता है, दिमाग ठीक होता है। क्राइम वाले मूवी देखने से आदमी और क्रिमिनल होने लगता है। तो बात लेकिन जैसे करें तो ये सब बात अलग है। हाँ, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होंगे, उस क्षेत्र के लिए अपवाद होंगे, उसी को लेके आगे नहीं चलना चाहिए हमें। क्यों? धर्म के बगैर भी आदमी नीरसता में छा जाता, डिप्रेशन में आ जाता। लाखों करोड़ों रुपए आदमी अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए साइकियाट्रिस्ट को देने लगता, मेंटल हॉस्पिटल चला जाता। तो ये धर्म एक आधार है जिससे क्या होता है कि जब आदमी के पास धर्म गुरु हैं, उनके पास पैसा आता है, तो फिर उनका प्रचार और प्रसार होता है, फिर उससे और पैसा आता है, फिर उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल्स जो होती है या उनका जो पूरा महकमा जो होता है वो एक किसी भी बड़े कॉर्पोरेट की तरह हो जाता है। वहां पे भी वही सब चीजें होने लगती हैं और जो बेसिक धर्म की बात थी मैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। धर्म की बात रखे रहना चाहिए, मगर कॉर्पोरेट होने से क्या गड़बड़ है? होना चाहिए, कॉर्पोरेट जैसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर धार्मिक संस्थाएं कॉर्पोरेट जैसे व्यवहार करना चाहिए। उसमें सब कुछ ऑडिट होनी चाहिए, सीईओस होनी चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए। कोई पंडित पुरोहित भी वहां से निकले तो वो एक सिस्टम से निकले, कोई स्वामी साधु संत निकले तो वो सिस्टम से निकले, जैसे रामकृष्ण आश्रम है और अलग अलग मठ है, दे आर कॉर्पोरेटाइज्ड। उसमें इतना एक सिस्टम में आते हैं, नहीं तो वैसे कोई साधु बन जाता है, चिलम पीते रहता है और धर्म को बदनाम कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में वैसे ही शायद नजर आ रहा है। पिछले दफा आपने सुना होगा कि तमाम ऐसे धर्म गुरुओं का नाम आया तो किसी के आश्रम पर फिर पुलिस का छापा पड़ा, कुछ पड़ा, इस तरीके की चीजें आ रही। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर खिलवाड़ जो होने लगा है उससे श्री रविशंकर जी कैसे संभालेंगे? हाँ, एक तो धार्मिक क्षेत्रों को बदनाम करने में कुछ लोग तुले हुए हैं और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। इन दोनों के बीच में चलना पड़ेगा। तो हाँ, एक प्रोटोटाइप होता है, सारे धर्मगुरु ऐसे होते हैं करके हम धर्म को ही एक किनारे कर देना, ये भी ठीक नहीं होगा। और चोला बदलने से हर कोई आदमी एकदम प्रामाणिक है, ऐसे अंधविश्वास में चलना ये भी नहीं ठीक होगा। तो हमें इसमें विवेक के साथ काम लेना चाहिए। आपका जो प्रचार और प्रसार है वो एक अलग तरीके से जा रहा है, लेकिन जो इन लोगों का जो आज की डेट में जो चल रहा है, देश का जो माहौल है, उसमें आप अपने द्वारा कैसे शांति देंगे, कैसे क्या बोलेंगे जिससे जो ये गर्म माहौल है थोड़ा ठंडा पड़े? अभी दूध उबालने के लिए रखा है, थोड़ा उबलेगा तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन दूध तो उबल के अपने आप ठंडा हो जाएगा। श्री क्या करेंगे? जहां ठंडक पहुंचाना है वहां जरूर पहुंचाएंगे, आज जब पहुंचाना है तब पहुंचाएंगे। थैंक यू। तो ये थे श्री रविशंकर आमने सामने में।
अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद आपसे किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।